हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनमोहन शर्मा और हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है रिवीजन राजस्थान के साथ। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र। आज कौन सा टॉपिक है अपना? बाह्य क्षेत्र। इतने दिन तो हम पढ़ रहे थे क्या इकोनॉमी में? आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, अब एक्सटर्नल सेक्टर होता क्या है? सबसे पहले तो इसकी बात करें, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। ये है इंडिया। ठीक है, अब इसमें इंटरनल तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर का। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाह्य। ठीक है, आ गया समझ में? अब आंतरिक में क्या होगा? जो इसकी टेरिटरी में जो ट्रेड होता है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है, वो किस में आएगी? इंटरनल सेक्टर में। ठीक है, अब इंटरनल सेक्टर में जैसे मान लो व्यापार की बात कर लूं मैं, तो व्यापार भी दो प्रकार का हो जाएगा यहाँ। कौन कौन सा? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो इस तरह आंतरिक क्षेत्र में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, व्यापारिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां जो होती है, उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल सेक्टर। और जो बाह्य क्षेत्र में, इट मींस कि भारत का विश्व के अन्य देश, विश्व के अन्य देश मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी हैं, वो किस में आएगी? एक्सटर्नल सेक्टर में। किस में आएगी? एक्सटर्नल सेक्टर में। तो बाह्य क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है? भारत का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट मींस कि विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, उसको किस में काउंट करते हैं? बाह्य क्षेत्र में। तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड, इसको बोलते हैं विदेशी व्यापार। ओके, सेकंड इसमें पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अकाउंट। ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, परिवर्तनीयता। आप लोग पढ़ते हो ना, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इसमें एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या? इंप्लीकेशंस इसके, निहितार्थ। इसको क्या बोलते हैं? विनिमय दर प्रणाली। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर में। हालांकि एक्सटर्नल सेक्टर डायरेक्ट हमारे आरएएस के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहां पर जो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज वाला टॉपिक है, एफडीआई वाला टॉपिक है, ठीक है, विदेशी पूंजी की आवश्यकता वाला टॉपिक है, उनमें एक्सटर्नल सेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तीनों चारों जो टॉपिक है वो आपस में लिंक हो रखे हैं। समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल सेक्टर को विस्तार से। अब एक्सटर्नल सेक्टर में सबसे पहले बात आती है किसकी? विदेशी व्यापार की। अब विदेशी व्यापार की मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी आपके साथ। विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार होता है कि एक देश विश्व के अन्य देशों से जो भी व्यापारिक गतिविधियां करता है, जिसमें आयात और निर्यात दोनों सम्मिलित होता है।
क्या क्या? आयात और निर्यात। तो उन गतिविधियों को क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार। क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में एक्सटर्नल सेक्टर में हम लोग बीओपी भी देखेंगे। एक ये छूट गई मेन चीज जो मैंने इसमें पॉइंट्स में नहीं लिखी थी, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो मेन चीज होती है, ठीक है, क्योंकि इसके ही सब पार्ट होते हैं। ये फॉरेन ट्रेड, ये कन्वर्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट, ये सब चीजें बीओपी की ही पार्ट होती है। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? एक देश का विश्व के अन्य देशों से व्यापार। ओके, अब इस व्यापार में क्या आता है? आयात और निर्यात। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है, अब इस विदेशी व्यापार में दोनों चीजें सम्मिलित होती है, एक तो इनफ्लो और एक आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब है कि यदि हम कोई निर्यात कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, तो निर्यात से हमें क्या होगी? आमदनी होगी, ठीक है, अपने को पैसा मिलेगा ना, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट, सॉरी डेबिट। और आउटफ्लो में हम लोग आयात करते हैं किसी वस्तु का, तो हमें क्या करना पड़ता है? बिल चुकाना पड़ता है, मतलब पेमेंट करना पड़ता है। तो इसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट। इट मीन्स कि इसको घटा देते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, यदि भारत व्यापार कर रहा है, ठीक है, अब भारत व्यापार कर रहा है तो भारत को व्यापार घाटा कब होगा और भारत का ट्रेड सरप्लस किस स्थिति में होगा? विदेशी व्यापार में दो टर्म मेन यूज होगी। एक तो होती है ट्रेड सरप्लस, ओके, और दूसरी ट्रेड डेफिसिट। इसको तो बोलते हैं व्यापार घाटा और इसको व्यापार लाभ या मुनाफा। समझ में आ गया? अब इन दोनों टर्म्स की बात करें, अब आप एक चीज बताओ, किसी आदमी को या किसी देश को लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब उसका डेबिट क्रेडिट से ज्यादा हो। इट मीन्स कि उसको प्राप्त जो राशि है वो उसकी देय राशि से अधिक हो। इसका मतलब क्या हो गया? कि उसके निर्यात उसके द्वारा आयात की गई चीजों से अधिक हो। समझ में आ गया? तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में ट्रेड सरप्लस रहता है। और जब आयात ज्यादा हो जाते हैं निर्यातों से, तो उस स्थिति में क्या होता है? एक इकोनॉमी को ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो जब आयात या इंपोर्ट से ज्यादा हो क्या? निर्यात या एक्सपोर्ट। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है? ट्रेड सरप्लस। तो जितना अमाउंट ट्रेड सरप्लस होता है, अमाउंट ट्रेड सरप्लस, ठीक है, प्लस लिख देता हूं मैं इसको। तो उस स्थिति में कैसे काउंटिंग की जाती है कि टोटल एक्सपोर्ट कितना है? एक्सपोर्ट वैल्यू में, ठीक है, न कि क्वांटिटी में। क्योंकि हो सकता है जैसे एक सोने की चीज है और एक कृषि मूल्य उत्पाद है, तो सोना से इतना सा भी 10 ग्राम भी 10 बोरी कृषि से भी ज्यादा हो जाता है, 10 बोरी कृषि उत्पादों से भी, तो हम लोग वैल्यू में काउंट करते हैं इसको। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इंपोर्ट की भी क्या? वैल्यू। ओके, तो ये स्थिति क्या होगी? ये ट्रेड सरप्लस होगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ट्रेड डेफिसिट। अब विदेशी व्यापार तो कर रहे हैं, ओके,
अब विदेशी व्यापार में वस्तुएं सेवाएं दोनों का व्यापार हो रहा है, तो अब ट्रेड डेफिसिट कौन सी स्थिति में होगा, घाटा कौन सी स्थिति में होगा, जब भी हमारा आयात वैल्यू में निर्यात की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या, व्हेन इंपोर्ट या आयात इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट या निर्यात से ज्यादा होता है ना जब ये, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। तो इसको अगर मैं वैल्यू में काउंट करूं या अमाउंट में, तो किस वे में करना पड़ेगा मेरे को, टोटल इंपोर्ट किसमें, वैल्यू में, ओके, माइनस टोटल एक्सपोर्ट किसमें, वैल्यू में। तो ये स्थिति क्या हो जाएगी, ये ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, कितना व्यापारिक घाटा लगा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो होता है क्या, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। अब जैसे हमारा है, मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसको हटा देता हूं अब, के साथ अपना ट्रेड। ठीक है, ये है इंडिया और ये है क्या, चाइना। ओके, ये है इंडिया का क्या, एक्सपोर्ट, और ये है चाइना का किसको, इंडिया को एक्सपोर्ट। इट मींस कि ये इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इंडिया चाइना से क्या कर रहा है, इंपोर्ट। अब इन दोनों के जो ट्रेड है, दोनों के बीच में जो ट्रेड है, उसके अमाउंट की मैं बात करूं तो वो 100 बिलियन क्रॉस कर गया है, 100 बिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है, अब 100 बिलियन से भी ज्यादा है, तो इसकी बात करें तो जो भारत का व्यापारिक घाटा है, ठीक है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो चाइना के साथ सबसे ज्यादा है। चाइना के साथ लगभग कितने, 70 बिलियन डॉलर का हमारे ट्रेड डेफिसिट है। इट मींस कि चाइना का जो इंपोर्ट है, भारत का जो इंपोर्ट है, वो क्या है, इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। समझ में आ गया। तो जब इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट घटाएंगे तो जो अमाउंट आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ट्रेड डेफिसिट। इसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक घाटा। समझ में आ गया। तो ये होता है विदेशी क्या, व्यापार। अब मैं आपको बताता हूं विदेशी व्यापार क्यों जरूरी होता है। अब विदेशी व्यापार करना क्यों आवश्यक है भाई। जब बंद अर्थव्यवस्थाएं होती है तो उनमें तो विदेशी व्यापार होता ही नहीं है, बिल्कुल ही कुछ लेन देन ही नहीं होता है। इनफैक्ट हम जब स्वतंत्र हुए तो कुछ वर्षों तक हमने भी बंद अर्थव्यवस्था की रणनीति अपनाई, लेकिन हमारी जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ती गई, जनसंख्या वृद्धि होती गई, उस हिसाब से हमें अपने बाजार को दूसरी कंपनियों के लिए या दूसरे देशों के लिए, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोलना पड़ा। ठीक है, तो अब आपको बताता हूं विदेशी व्यापार क्यों होता है, विदेशी व्यापार की अनिवार्यता क्या है। क्योंकि विदेशी व्यापार की अवधारणा को समझे बिना इसकी अनिवार्यता, इससे क्या इंप्लीकेशंस है, उनकी मैं बात करता तो वो आपको समझ में कम आती। अब आपको ये पता चल गया कि विदेशी व्यापार क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। देखो, विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन भी कहा जाता है। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, इसको आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है।
आर्थिक विकास का इंजन। इसको आर्थिक विकास का इंजन कौन से अर्थशास्त्रियों ने कहा है? हेबर्नर और रॉबर्टसन। आपको ये नाम याद नहीं करने, हेबर्नर और रॉबर्टसन। ये बता देता हूं कि आर्थिक विकास का इंजन क्यों कहा गया है। अब देखो, इसके पीछे पूरी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको डिमांड सप्लाई वाला अच्छे से बता ही दिया, तो आप इजीली इस चीज को मैं जैसे ही समझाऊंगा आप समझ जाओगे। ये है, मान लो यूएसए, ओके, ये है अपना क्या? इंडिया। समझ में आ गया? अब यहां पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसमें ही तो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो ये तीनों जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसमें हमारे यहां वस्तुओं और सेवाओं का क्या हो रहा है? उत्पादन। ठीक है, ऐसे ही यूएसए में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज हो रही है। समझ में आ गया? अब मान लो कि यूएसए के पास सेकेंडरी और टर्शियरी के प्रोडक्ट ज्यादा है, यहां सरप्लस है, जबकि प्राइमरी जैसे कृषि उत्पादों की कमी आ जाए, या प्राइमरी जो उत्पाद है जैसे कृषि उत्पाद है, इनकी क्या हो जाए? यूएसए के पास कमी आ जाए। अब कमी आएगी तो क्या होगा? यहां पर कृषि उत्पाद की कीमत तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। अब तीव्र गति से बढ़ने लगेगी तो ये क्या करेगा? यूएसए इंडिया में अगर प्राथमिक उत्पादों का सरप्लस है तो यहां से क्या करेगा? आयात करेगा। ठीक है, आयात करेगा तो इससे क्या होगी? इसकी पूर्ति बढ़ जाएगी इसके इंटरनल मार्केट में, यूएसए के में, और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो उन वस्तुओं की कीमतें ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये तो क्या हो गया? आर्थिक स्थिरता या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में। अब दूसरा यहां लिखा हुआ है आर्थिक विकास का इंजन। अब देखो, आर्थिक विकास का इंजन किस रूप में है? हमारे यहां प्राइमरी सेक्टर की चीजें इसने क्या कर ली? खरीद ली। ठीक है, कृषि उत्पाद खरीद लिए। अब देखो, कृषि उत्पाद खरीद लिए इन्होंने, तो मशीनरी का उपयोग किया इन्होंने और इसको सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कच्चा माल खरीदा और सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। द्वितीयक क्षेत्र। अब ये कच्चा माल खरीद गए, जैसे एग्जांपल दूं आपको, हम लोग इंडिया में, भारत में जो हीरों का व्यापार है उसमें 90% जो डायमंड है वो क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। समझ में आया? अब ये 90% जो डायमंड आयात किए जाते हैं वो अपने जो दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर ऐसी जगह है, वहां पर क्या किया जाता है? उन प्रोडक्ट्स को रिफाइन किया जाता है। उन जो हीरे आयात किए जा रहे हैं उनसे जवाहरात बनाए जाते हैं या स्वर्ण आभूषण पर उनकी जड़ाई बुनाई कर दी जाती है। इट मीन्स कि उनका वैल्यू एडिशन कर दिया जाता है और फिर क्या करते हैं? इनसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। अब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो बन गए उनको क्या किया जाता है? वापस निर्यात कर दिया जाता है। इट मीन्स कि इस आयात और इस निर्यात से क्या हुआ? ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वैल्यू एडिशन वाली, उसको कहीं ना कहीं पुश मिला है। ठीक है, वो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आर्थिक विकास का इंजन। समझ में आ गया? तो इसीलिए विदेशी व्यापार को क्या बोला जाता है? आर्थिक विकास का इंजन।
क्यों? क्योंकि इससे कच्चा माल खरीदकर उससे आर्थिक क्रियाएं की जाती है, उत्पादों का वैल्यू एडिशन किया जाता है और फिर उनका निर्यात कर दिया जाता है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर विद एवरीबॉडी? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास का इंजन। इसके लिए एडम स्मिथ साहब क्या कहते हैं कि यदि विदेशी व्यापार होता है, ठीक है, तो जो दो देश कर रहे हैं आपस में विदेशी व्यापार, उनके जो उपभोक्ता है उनकी क्रय क्षमता भी बढ़ती है, परचेजिंग पावर पैरिटी भी बढ़ती है उनकी, और उन दोनों देशों में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती है, जिससे क्या होती है? खुशहाली आती है। और यदि उन दोनों देशों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो उनकी ग्रोथ का प्रभाव वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी पड़ेगा। तो इस कारण से क्या होता है? एक एग्रीगेट ग्रोथ बढ़ती है। इट मींस कि विश्व की समग्र आर्थिक प्रगति बढ़ती है। मैं नोट करवा देता हूं आपको। एडम स्मिथ साहब कहते हैं, आपको याद नहीं करना, मैं समझा देता हूं। इन्होंने जो कहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि जब विदेशी व्यापार किए करते हैं दोनों देश, तो इससे क्या होता है? एक तो दोनों को लाभ होता है, निरपेक्ष लागत अंतर और विशिष्टीकरण के आधार पर। निरपेक्ष लागत अंतर, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, और विशिष्टीकरण अंतर के आधार पर विशिष्टीकरण। ठीक है, व्यापार करते हैं तो दोनों देशों को लाभ होगा। ठीक है, दोनों देशों के उपभोग स्तर में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा? आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। अभी बता देता हूं मैं आपको, अगर किसी में कंफ्यूजिंग है तो किसी पॉइंट में। और इसके बाद क्या होगा? विश्व के कुल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठीक है, दोनों को लाभ कैसे होगा? दोनों को लाभ ऐसे होगा कि A और B है। अब A और B है तो यहां मान लो कोई पर्टिकुलर X उत्पाद है, उसकी शॉर्टेज आ गई, उसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो रहा है? इसकी कीमत बढ़ रही है। अब कीमत बढ़ रही है तो ये क्या करेगा? इसका इंपोर्ट कर लेगा, आयात कर लेगा। तो आयात के कारण क्या हो जाएगी? इसकी सप्लाई हो जाएगी बराबर, और पूर्ति होने के कारण इसका क्या होगा? कीमत नियंत्रण में आ जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा? दोनों को लाभ होगा। दूसरा, उपभोग स्तर बढ़ेगा। उपभोग स्तर किस लिए बढ़ेगा? क्योंकि अब इस स्थिति में जब कीमतें ज्यादा थी तो कम लोग उनका उपभोग कर पा रहे थे, कंज्यूम कम लोग कर पा रहे थे। अब अगर बाहर से आपूर्ति हो जाती है उस वस्तु की या उसकी अल्टरनेट वस्तु की, स्थानापन्न वस्तु की, तो क्या होगा? उपभोग का स्तर बढ़ेगा। अब लोग उपभोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ेगा, जिससे आर्थिक कल्याण प्रोत्साहित होगा। और जब इन दोनों में की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो इसका ओवरऑल इफेक्ट, ये जो एंटायर इकोनॉमी है जिसके ये पार्ट है सब, ठीक है, अब इनमें से ये दो बढ़ेंगे तो ये इसका पूरा प्रभाव इस बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में भी ग्रोथ शो होगी। तो ये कहते हैं एडम स्मिथ साहब। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बताता हूं ये एक्सटर्नल सेक्टर का ये जो इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, कि विदेशी व्यापार क्यों आवश्यक है। ये तो हो गया आपका ये तीनों पॉइंट।
अब हम लोगों ने बाह्य क्षेत्र में इस पोर्शन को लिया था। मैंने ये पोर्शन सबसे पहले आपको इसीलिए बताया क्योंकि मैं यदि शुरू में ही बीओपी की बात करता, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब जो हमारा मेन इश्यू है वो क्या टॉपिक है अपना, बाह्य क्षेत्र। अब बाह्य क्षेत्र में सबसे पहले आपने भुगतान संतुलन वाली चीज सुनी होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, अकाउंट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का खाता होता है। यह है एक प्रकार का अकाउंट या खाता होता है। अब अकाउंट होता है तो इसका संदर्भ किससे होगा? ये मान लो एक कोई कंट्री है या इंडिया है, भारत है। अब ये इंडिया का अकाउंट है तो इसमें किन चीजों को शामिल करेंगे? ऊपर ही ऊपर क्या लिख रखा है? एक्सटर्नल सेक्टर। इट मींस कि जो अन्य देश, जो इसके बाह्य देश है, इट मींस कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के अन्य देश, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो भी इसके ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस जो भी है वो किस में आएंगे? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएंगे। अब जब मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा एक बार तो आपकी ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका मतलब मेरा कहना यह है कि ये मान लो इंडिया है और ये है चाइना। ठीक है, अब चाइना से एक तो आ गया अपना ट्रेड अकाउंट, जो हम लोगों ने क्या किया था? आयात और निर्यात का किया था। और अन्य किसी भी प्रकार के जो बाह्य ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, अन्य प्रकार के लेन देन, तो ये दोनों चीजें सम्मिलित होती है सभी प्रकार की, उसको क्या बोलते हैं? उसको रखते हैं बीओपी में, बीओपी अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन बताता हूं आपको। क्लासिफिकेशन कैसे होता है? जो बाह्य क्षेत्र है उससे संबंधित लेन देन का खाता होता है। क्या होता है? एक देश का अन्य देशों के साथ लेन देन का भुगतान ही भुगतान संतुलन होता है। अब हो सकता है कि चाइना को हम ज्यादा भुगतान करते हो तो हमें भुगतान संतुलन घटा हो जाएगा। ठीक है, और यदि चाइना के साथ हमारा सरप्लस है तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा? भुगतान संतुलन सरप्लस होगा। अब देखिए, यदि मैं पूरे विश्व के भुगतान संतुलन की बात करता हूं, संपूर्ण विश्व का भुगतान संतुलन, सारे वर्ल्ड का बीओपी। अब सारे वर्ल्ड का बीओपी क्या होता है? 0 होता है। अब आप पूछेंगे सर ये 0 कैसे हो जाता है? यहाँ तो इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है फिर भी 0 कैसे हो जाता है? अब देखो ये 0 कैसे हो जाता है, इसीलिए तो इसको भुगतान संतुलन कहते हैं, क्योंकि ये संतुलन में रहता है संपूर्ण विश्व का। तो ठीक है, अब ये 0 कैसे हो जाता है? जैसे मान लो इंडिया, ठीक है, यहाँ हो गया चाइना, यहाँ हो गया यूएसए, यहाँ वापस इंडिया। ट्रेडिंग बता रहा हूं मैं, तो हो सकता है यहाँ ब्रिटेन हो, ब्रिटेन का किससे? यूएसए से। ये विश्व के देश हैं, इनका आपस में व्यापार होता रहता है। एक फैक्ट और बता देता हूं आपको, जो पूरे वर्ल्ड का बीओपी है वो कौन काउंट करता है? इसकी गणना कौन करता है? आईएमएफ।
ठीक है, आईएमएफ करता है। इट मीन्स कि हमारा जो बीओपी का डाटा होगा वो हम आईएमएफ को देंगे, सभी विश्व के देश आईएमएफ को देंगे और फिर आईएमएफ उसको काउंट करेगा और वो लास्ट में 0 आएगा। बता देता हूँ 0 कैसे आएगा। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में मान लो चाइना, इंडिया का जो डेफिसिट है चाइना के साथ वो $40 बिलियन का है। ठीक है, यूएसए और इंडिया। अब इंडिया का जो सरप्लस है ये माइनस है, ये सरप्लस है यूएसए के साथ, वो मान लो $40 बिलियन। ठीक है, ब्रिटेन का यूएसए के साथ ये मान लो डेफिसिट है क्या, $40 बिलियन। तो इन स्थितियों में क्या होता है, आईएमएफ के पास सभी देशों का डाटा होता है। ठीक है, या चाइना भी होगा, या इंडिया होगा, या क्या होगा यूएसए, या क्या होगा ब्रिटेन। ठीक है, अब आईएमएफ क्या करेगा, सबका यूएसए का सरप्लस, चाइना का सरप्लस, इंडिया का डेफिसिट, ब्रिटेन का डेफिसिट, सबको मिलाकर काउंट करेगा तो सबके जोड़ बाकी कर करा के 0 हो जाएगा सबका। क्यों? क्योंकि विश्व में से मान लो किसी देश का एक देश का किसी देश के साथ सरप्लस है तो उस दूसरे देश का वो जो दूसरा देश होगा वो इसको किस में काउंट कर रहा है, डेफिसिट में। इसको एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं आपके सामने। जैसे ये जो एग्जांपल दिया मैंने इससे ही बता देता हूं। अब इसमें इंडिया का क्या था, 40 बिलियन डेफिसिट था। ठीक है, 40 बिलियन डेफिसिट था। चाइना का क्या था, 40 बिलियन सरप्लस। ठीक है, अब अगर इन दोनों देशों की आईएमएफ के पास जाकर बताएंगे ये, तो आईएमएफ क्या करेगा, इस 40 जो सरप्लस है उसको तो प्लस कर लेगा और जो डेफिसिट है, इंडिया को डेफिसिट है, उसको माइनस कर लेगा। इट मीन्स कि ये इधर वाला प्लस इधर वाले माइनस के से भी आ जाएगा। इंडिया बता देगा कि हमें तो $40 बिलियन का नुकसान हुआ है डेफिसिट में हम लोग तो उसको आईएमएफ माइनस वाले अकाउंट में ऐड करेगा। ठीक है, और जब चाइना कहेगा कि हम सरप्लस में हैं तो उसको सरप्लस में। इट मीन्स कि विश्व के देशों के बीच में जो डेफिसिट और जो सरप्लस है उसको आईएमएफ उसी हिसाब से प्लस माइनस वाले अकाउंट में ऐड और माइनस करता रहेगा, तो ओवरऑल जो सरप्लस या डेफिसिट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। समझ में क्या आ गया? तो इसीलिए पूरे विश्व का जो भुगतान संतुलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और इस 0 होने के कारण ही इस टर्म को क्या नाम दिया जाता है, भुगतान संतुलन। क्यों? क्योंकि यह हमेशा संतुलन में बना रहता है। अब देशों के स्तर पर इसमें कम ज्यादा हो सकता है, देशों के स्तर पर इसमें सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका कैटेगराइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब इसमें 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने बजट पढ़ा था ना, वैसे ही इसका भी क्लासिफिकेशन है। इसमें 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं पूंजी खाता। ठीक है, और ये एक होता है करंट अकाउंट। इसको बोलते हैं चालू खाता। कैपिटल अकाउंट जहां भी वर्ड आता है वहां पर हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो
दोनों चीज़ों को काउंट करते हैं। इट मीन्स कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो आएगा, ठीक है, जहाँ भी कैपिटल अकाउंट वर्ड आता है वहाँ। और करंट अकाउंट की बात करूँ मैं, तो करंट अकाउंट को क्या होता है, ये डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, करंट अकाउंट, चालू खाता। अब चालू खाता दो प्रकार का होता है, एक तो जिसमें चालू खाते की मदें दिखती है, ठीक है, हम आंखों से देख सकते हैं डायरेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, विजिबल अकाउंट। और जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, खाली अनुभव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल या अदृश्य खाता। तो एक तो होता है क्या, विजिबल अकाउंट, इसको बोलते हैं दृश्य खाता। और एक जिसको देख नहीं सकते उसको बोलते हैं इनविजिबल अकाउंट, अदृश्य खाता। अब देख किसको सकते हैं, व्यापार जो हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं के व्यापार को नहीं देख सकते हम लोग, वस्तुओं के व्यापार को देख सकते हैं। सेवाओं का व्यापार कैसे, जैसे मान लो कोई देश यहाँ पर आकर बैंकिंग सर्विस दे रहा था, ठीक है, तो उसकी बैंकिंग के क्षेत्र में जो व्यापार हुआ है उसका, वो तो देख सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज जो दे रहे हैं वो उनको देख नहीं सकते। जैसे यहाँ टूरिज्म, कोई टूरिस्ट आता है, ठीक है, टूरिज्म की सर्विस लेता है यहाँ से, अब उस सर्विस को देख नहीं सकते ना, ठीक है, तो उनको जो सर्विसेज जो होगी वो इनविजिबल अकाउंट में आएगी। और जो व्यापार होगा जितना भी, ट्रेड, गुड्स है ना, गुड्स का ट्रेड, ट्रेड ऑफ गुड्स, इसमें क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएगी, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। इसको बोलते हैं इंपोर्ट, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोर्ट। तो ये किस में हो जाएगा, ट्रेड, विजिबल अकाउंट में। इसमें क्या आता है, इसमें एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, SIT, SIT ध्यान रखो। एक तो आती है सर्विसेज, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स सर्विसेज कैसे कैसे, जैसे एक तो जैसे टूरिज्म, IT, BPO, KPO, टूरिज्म IT सर्विसेज हो गई, अब IT में BPO, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इनकम में जो हमें बाह्य स्रोतों से इनकम प्राप्त हो रही है, जैसे एक तो डिविडेंड के रूप में हो सकती है, ठीक है, एक इंटरेस्ट इनकम हो सकती है अपनी, डिविडेंड मतलब लाभांश। लाभांश कैसे, हमने विश्व के किसी अन्य देश में क्या कर रखा हो, इन्वेस्ट कर रखा हो, उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा हो, लाभांश प्राप्त हो रहा हो। और दूसरा, हमने किसी अन्य देश को लोन दे रखा हो, उससे क्या हमें क्या मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो। अगर वो लोन वापस आता है तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। ये स्पष्ट ध्यान रखना आप लोगों का ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ब्याज, तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपके किस में, इनकम्स में। और जो ट्रांसफर्स जो होते हैं, हस्तांतरण, ठीक है, राशि हस्तांतरण, जैसे रेमिटेंस, या उसको बोलते हैं प्रेषण। रेमिटेंस के मामले में इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, लगभग $70 बिलियन से भी प्लस का रेमिटेंस हमें प्राप्त होता है। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस होता है
कि जो प्रवासी भारतीय हैं हमारे यहाँ से गए हैं बाहर के देशों में, ठीक है, जैसे गल्फ कंट्रीज में चले गए, अब वहाँ पर जो भी काम करके वो पैसा बचाते हैं, ठीक है, मंथली इनकम से या ठेकेदारी सिस्टम से, ठीक है, जैसे भी पैसा बचाते हैं और वो अपने जो डिपेंडेंट घर वालों के पास वापस पैसा भेजते हैं वहाँ से, उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस या प्रेषण। उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। समझ में आ गया? तो ये होता है सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स। सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स किस में आते हैं? इनविजिबल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया आपके? करंट अकाउंट में ऐसी मदों को रखा जाता है जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। दो प्रकार का होता है करंट अकाउंट। फर्स्ट दृश्य खाता विजिबल अकाउंट, दूसरा अदृश्य खाता या इनविजिबल अकाउंट। दृश्य खाता में व्यापारिक खाते को रखा जाता है, ठीक है। अब ये तो है आपका, इसको तो बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इस ट्रेड अकाउंट का जो भुगतान होगा उसको क्या बोलेंगे? BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं ये इसको। और जब ये डेफिसिट में चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और जब ये माइनस प्लस में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड सरप्लस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो जो ट्रेड अकाउंट में जो वोलेटिलिटी होगी उसको क्या करेंगे? विजिबल अकाउंट में रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? एसेट और लायबिलिटीज आती है। अब इसमें जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इनफ्लो और आउटफ्लो, पहले ही बताया मैंने आपको, संपत्ति और देयताएं। जो संपत्तियां और देयताएं होगी वो किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट में। इट मींस कि कैपिटल पूंजी खाता ऐसा खाता होता है जिसमें जो मद आई है वो जाएगी भी, और जो हमने निकाल दी है, ठीक है, जो खर्च किए वहां से, उसका कुछ ना कुछ आएगा भी उसके बदले, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल रखते हैं। अब मूवमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल की जगह मैं एक वर्ड लिख देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, विदेशी निवेश। अब ये विदेशी निवेश कैसे कैसे होते हैं? FDI, सुना है नाम, ठीक है, अभी और स्पष्ट कर दूंगा मैं। FII, QFI, NRI डिपॉजिट्स, ठीक है, NRI को अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। एक बोरोविंग, बाह्य स्रोतों से हम लोग जो उधार लेते हैं तो उधार की राशि हमें वापस भी चुकानी पड़ेगी। इंटरेस्ट जो आ रहा था वो किस में आया था? करंट अकाउंट में। जबकि बोरोविंग जो है, ठीक है, जो उधारी है, बोरोविंग या उधारी, ठीक है, ये किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट में। अब इसमें प्लस माइनस दोनों होती रहेगी। अब जो बोरोविंग है वो अपने प्लस हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएंगे, और जो हम लोन चुकाएंगे हमारे पहले वाले बोरोविंग के वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो और क्या आएगा इसमें? रिकवरी ऑफ लोन्स, लेंडिंग, ये बोरोविंग, दे उधारी, दी गई उधारी, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। अब जो हमने किसी को उधार दी है राशि वो किस में? प्लस में आ जाएगी। बोरोविंग ली है वो माइनस में आ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे यहाँ वो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर मुद्रा आई है। NRI डिपॉजिट्स, ठीक है, NRI डिपॉजिट्स भी आते हैं इसमें, NRI डिपॉजिट्स। तो ये जो मदे हैं ये किस में आती है? कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग, लेंडिंग, रिकवरी ऑफ लोन्स और NRI डिपॉजिट्स। अब इससे संबंधित एक फैक्ट नोट करवा देता हूं आपको। जनरली क्या होता है,
भारत में कैपिटल अकाउंट सरप्लस में ही रहता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट अधिकतर सरप्लस में ही रहता है। लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन हो कि भारत में शुरुआत से हमेशा से ही कैपिटल अकाउंट सरप्लस रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सन 2009 और 2012 दो ईयर याद कर लीजिए, 2009 और 2012, इन दोनों वर्षों में क्या रहा था हमारे कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट रहा था। समझ में आ गया? यही ऐसा ही स्टेटमेंट इधर एक और फैक्ट बता रहा हूं, जनरली क्या होता है करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में ही रहता है अपना, लेकिन कौन कौन से ईयर में, ईयर 2001, ठीक है, 01 एंड 02 एंड 02 एंड 03, ये 3 साल ऐसे थे जब हमारा जो करंट अकाउंट था वो सरप्लस में रहा था, करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कभी भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि भारत का ट्रेड अकाउंट हमेशा घाटे में रहा है, ठीक है, डेफिसिट रहा है, नहीं, 3 साल तक सरप्लस में भी रहा है। और ये भी आ सकता है कि कैपिटल अकाउंट आपका क्या रहा है, सरप्लस में ही रहा, नहीं, डेफिसिट में भी रहा है। कब? 2009 और 12 में। अब ये आपके यहां तक समझ में आ गया होगा, आयात और निर्यात, ये पूरा क्लासिफिकेशन है। अब मैं चलता हूं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट पे, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार और, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होते हैं, 2 प्रकार के अकाउंट आते हैं, एक तो विजिबल अकाउंट और एक इनविजिबल अकाउंट, ठीक है। विजिबल अकाउंट में क्या होगा, विजिबल अकाउंट में आएगा आपका ट्रेड अकाउंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसका जो ट्रेड का बैलेंस है उसको ट्रेड बैलेंस, BOTB, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है। इसमें 2 प्रकार की चीजें आती है, एक तो इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं और एक्सपोर्ट को डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें मुद्रा प्राप्त होती है। अब यहां पर मान लो प्लस है या माइनस है, और यहां पर प्लस और माइनस है, ओवरऑल इसका जो प्लस, अगर ओवरऑल में प्लस होता है इसका चालू खाते का, तो उसको क्या बोलेंगे, चालू खाता क्या, सरप्लस या अधिक्यता, आधिक्यता। और इन दोनों का ओवरऑल माइनस में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ऐसे इनविजिबल अकाउंट होता है। इनविजिबल अकाउंट में 3 प्रकार की चीजें सम्मिलित की जाती है, मैंने आपको बता दिया एक ट्रिक से, SIT, S से सर्विसेज, I से इनकम। अब इनकम कौन सी, डिविडेंड, ये लाभांश की और इंटरेस्ट की इनकम, ठीक है। और थर्ड ट्रांसफर्स, ठीक है, ट्रांसफर्स हस्तांतरण। ट्रांसफर्स में क्या चीज सम्मिलित की जाती है, हमारे जो रेमिटेंस होते हैं, ठीक है, जो रेमिटेंस से हमें धन प्राप्त होता है उसको किसमें काउंट किया जाता है, इनविजिबल अकाउंट में। समझ में आ गया? दूसरा अकाउंट क्या होता है आपका, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वे मदें सम्मिलित होती है, किससे, बाह्य ट्रांजैक्शंस की, जिनमें हमने अगर बाहर पैसा दिया है तो उससे हमें पैसा मिलेगा, और या फिर हमारे यहाँ पर बाहर से पैसा आया है तो हमें उसके बदले बाहर पैसा देना पड़ेगा। जैसे विदेशी पूंजी हमारे यहाँ आती है तो उसके बदले या तो डिविडेंड जाता है या इंटरेस्ट जाता है उसका, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की जाती है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, अब ये FDI की फॉर्म में हो, FII की में हो, QFI की में हो, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो भी हो, ठीक है। दूसरे बोरोविंग्स, हम किसी दूसरे देश से या बाह्य वित्तीय संस्थाओं से उधार लेते हैं। अब ये बोरोविंग भी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो सरकार के स्तर पर और दूसरी निजी निवेशकों की बोरोविंग। समझ में आ गया? तो ये बोरोविंग्स, लैंडिंग, हमने किसी देश को उधार दिया है वो लैंडिंग आएगी। रिकवरी ऑफ लोन्स, हमारे लोन्स की पूर्ति हो रही है वो, और NRI डिपॉजिट्स। तो ये होते हैं 2 क्या, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट, अब आप लोग समझ गए होंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर है। करंट अकाउंट में हमारे पास जो मद आ गई एक बार, वो हमारे अकाउंट में
शामिल हो जाती है, उसके बदले हमें चुकाना नहीं पड़ता है। जबकि कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो आई है उसको चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है, और जो गई है उसके बदले कुछ आएगा भी। फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट भी बताऊंगा मैं आपको अभी क्या होता है। फॉरेक्स अकाउंट अपना जो आरबीआई मेंटेन करता है। मैंने आपको क्या बताया, करंट अकाउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं चालू खाता। अब करंट अकाउंट के दो पार्ट, वही क्या, विजिबल और इनविजिबल। दृश्य और अदृश्य। अदृश्य में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, SIT, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड होता है इसमें। अब ये ट्रेड का बैलेंस बना रहता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, और यदि प्लस है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस, और यदि माइनस है तो उसको बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। समझ में आ गया, इतनी चीज क्लियर है, मैंने करवा दी, ठीक है। इधर देख लेते हैं हम लोग, ये तो क्या था हमारा विजिबल, और ये क्या है, इनविजिबल। अब इसमें, इस अकाउंट में दोनों चीजें सम्मिलित है, क्रेडिट भी सम्मिलित है और डेबिट भी सम्मिलित है, ठीक है। क्रेडिट को माइनस करते हैं और डेबिट को प्लस करते हैं। अब ट्रेड में हमने इंपोर्ट किया और किसी को राशि दी है तो वो माइनस हो जाएगी, और एक्सपोर्ट किया, किसी से राशि ली है तो वो प्लस हो जाएगी। हमारे यहाँ सर्विसेज अगर प्लस में है तो प्लस में रहेगी, और यदि माइनस में है, हमने सर्विसेज देने की बजाय सर्विसेज ज़्यादा ली है तो वो माइनस में आएगी अपने। ऐसे ही इनकम होगा, इनकम यदि बाहर से हमें ज़्यादा इनकम प्राप्त हो रही है तो प्लस में ऐड करेंगे, और यदि हम बाहर ज़्यादा इनकम भेज रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो वो माइनस में करेंगे। जैसे मान लो यूरोप के सारे लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आना बंद कर दें और सभी भारतीय यूरोप में टूरिज्म के लिए जाना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, हमारी इनकम सर्विसेज माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यदि हमने बाहर से ज़्यादा उधार ले रखा है तो उस पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारी इनकम प्लस होने के बदले माइनस हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफर में भी ऐसी स्थिति है, यदि भारत से ट्रांसफर होता है रेमिटेंस तो उसको माइनस में काउंट करेंगे, और यदि भारत में आता है तो उसको प्लस में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस तीनों जगह है, ठीक है। अब ओवरऑल ये जो करंट अकाउंट है, इसमें ओवरऑल यदि प्लस में रहता है, इसका, इसका, इसका और इसका, इन चारों का ओवरऑल यदि प्लस में रहता है, यदि ओवरऑल प्लस में हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है, क्लियर हो गया। और यदि ओवरऑल माइनस में रहता है ये, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। क्लियर है ये चीज। अब देखो कैसे होता है इसमें। जैसे मान लो हमने सर्विसेज ली, 500 रुपए की सर्विस बेची, 200 रुपए की सर्विस खरीदी, ठीक है। इनकम में हमने बाहर से लोन लिया हुआ था, उसके बदले हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया 300 रुपए, और हमें डिविडेंड के रूप में पेमेंट कितना आया,
100 रुपये। ट्रांसफर्स की बात की जाए तो ट्रांसफर्स में हमारे पास 600 रुपये बाहर से आए और 200 रुपये हमने ट्रांसफर कर दिए यहाँ से। तो अब इस स्थिति को देखूं तो सर्विसेज से नेट हमें कितना मिला, सर्विसेज से नेट मिला हमें 300 रुपये। अभी देखना कैसे काउंट किया जाता है। इनकम से हमें नेट कितना मिल रहा है, -200 रुपये। ओके, ट्रांसफर से हमें नेट कितना मिल रहा है, प्लस के 400 रुपये। अब 400 और 300 700 -200, तो ये टोटल कितना हो गया इसका, 500 रुपये। ये 500 रुपये किसका हो गया, इनविजिबल अकाउंट का। ठीक है, अब मान लो हमने एक्सपोर्ट किया 300 रुपये का और इंपोर्ट कर लिया कितना, 900 रुपये का। 900 रुपये माइनस हो जाएंगे, 300 रुपये प्लस होंगे, तो यहां कितना घाटा हो गया हमें, व्यापारिक घाटा 600 रुपये का। 600 रुपये का क्या हुआ, ये ट्रेड डेफिसिट। ये किस में हुआ है, विजिबल अकाउंट में। अब अपन यदि अलग अलग गणना करेंगे इन दोनों की, तो उधर -600 है और इधर +500 है। अब हमें किसको काउंट करना है, करंट अकाउंट को। इट मींस इसमें दोनों सम्मिलित है। अब -600 और +500, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, -100 रुपये। इट मींस कि 100 रुपये घाटा है हमारे। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये घाटा है, ये क्या है हमारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। समझ में आ गया? दोबारा बता देता हूं आपको। चालू खाते में क्या होता है, विजिबल और इनविजिबल दोनों अकाउंट आते हैं। विजिबल में कौन सा अकाउंट आता है हमारा, ट्रेड अकाउंट। उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें सम्मिलित की जाती हैं। अब यदि हमारा ट्रेड बैलेंस में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे पेमेंट का बैलेंस होता है तो हम उसको क्या बोलते थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब इसमें यदि ट्रेड प्लस में है तो उसको ट्रेड सरप्लस बोलेंगे, और ट्रेड डेफिसिट में माइनस में है तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोलेंगे। अब यदि मान लो हमने इंपोर्ट किया 900 रुपये का और एक्सपोर्ट किया 300 रुपये का, तो हमें एक तरह से नुकसान कितने का हुआ, 600 रुपये का। तो 600 रुपये का क्या है हमारा, ट्रेड डेफिसिट है। दूसरे अकाउंट की बात करें हम लोग तो इनविजिबल अकाउंट होता है। ये भी पार्ट किसका होता है, ये भी करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। इसमें 3 अकाउंट सम्मिलित होते हैं, SIT, सर्विसेज का, इनकम का और ट्रांसफर्स का। समझ में आ गया? तो सर्विसेज में यदि एग्जांपल के तौर पर 500 रुपए की सर्विस हमने बाहर बेची तो उसके लिए हमें पैसे मिले, और 200 रुपए की सर्विस हमने खरीदी, तो इससे क्या हुआ, प्लस के 300 रुपए की सर्विस हमारे पास बची है। इट मीन्स की सर्विस सरप्लस में हमारी। इनकम की बात करें तो 100 रुपए हमें मिले हैं, जबकि 300 रुपए हमें बाहर चुकाने पड़ गए ब्याज के रूप में। ठीक है, तो इनकम -200 रुपए में चली गई हमारी। ट्रांसफर्स की बात करें तो 600 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं, जबकि 200 रुपए यहां से आउटफ्लो हो गया है, तो 400 रुपए हमारे ट्रांसफर्स का नेट बच गए हैं। तो इन तीनों का ओवरऑल काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 500 रुपए प्लस में है, किसमें, इनविजिबल अकाउंट में। इनविजिबल अकाउंट में सामान्यतः प्लस में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 500 रुपए। उधर -600 रुपए था। दोनों का अंतर देखा हमने किसके लिए, करंट अकाउंट की ओवरऑल कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये पार्ट तो किसके हैं, करंट अकाउंट के। तो करंट अकाउंट के संबंध में क्या हो जाएगा, ये -600 रुपए और प्लस 500 रुपए का अंतर कितना हो गया, -100 रुपए। तो ये -100 रुपए है, वो खाता घाटा है। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार पूंजी खाता घाटे की बात कर ले। इसी प्रकार पूंजी खाता घाटा होता है। यदि पूंजी खाता में जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो की अपेक्षा कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। समझ में आ गया? और इन दोनों को अगर आपस में सम्मिलित कर लेंगे, जैसे इनकी सम्मिलित करके काउंटिंग की, वैसे ही करंट और कैपिटल अकाउंट की सम्मिलित करके काउंटिंग करेंगे तो वो किस में आएगा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, अब देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या हो जाता है। मैंने आपको जब बजट बताया था तब राजकोषीय घाटा बताया था। क्या बताया था? फिस्कल डेफिसिट।
राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को जुड़वा भाई बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर इकोनॉमी में जुड़वा भाई कब से होने लग गए? अब भाई जुड़वा भाई तो तब से ही है जब से इकोनॉमी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आपको बताता हूं कि इनको जुड़वा भाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का। ट्विन डेफिसिट, जुड़वा घाटा। जुड़वा घाटा कौन कौन सा घाटा होता है? CAD और FD, फिस्कल डेफिसिट, और करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये जुड़वा घाटा कैसे हो गए? जुड़वा घाटा ऐसे होते हैं कि मान लो मैंने आपको क्या बताया अभी, एग्जाम्पल जो लिया था, हमारे पास 100 रुपये का क्या हो गया? CAD हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, 100 रुपये का हो गया। अब इसके लिए क्या करना है? सरकार को इसकी पूर्ति करनी है। अब सरकार को इसकी पूर्ति करनी है तो दो स्रोतों से करेगी, एक तो बाह्य उधारी लेकर, ठीक है, बाह्य उधारी भी लेगी, और दूसरा निर्यात प्रोत्साहन देकर करेगी, ठीक है। अब बाह्य उधारी लेगी तो बाह्य उधारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्याज अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज को किसमें काउंट करते हैं? किसमें काउंट करते हैं? राजकोषीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट में। राजकोषीय घाटा, इधर ये क्या था? चालू खाता घाटा। अब बाह्य उधारी ले रहे हैं तो उसके बदले में ब्याज पे करना पड़ेगा, और यदि निर्यात प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग तो राजकोषीय व्यय बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस ब्याज को चुकाने में भी हमें क्या करना पड़ेगा? राजकोषीय व्यय बढ़ाना पड़ेगा, और राजकोषीय व्यय बढ़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। तो यदि CAD बढ़ता है तो उसका प्रभाव राजकोषीय घाटे पर भी होता है, और यदि राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसका प्रभाव CAD पर भी होता है। तो इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? जुड़वा घाटा। क्या बोलते हैं? ट्विन डेफिसिट। समझ में आ गया? तो ये स्थिति होती है क्या? किसकी? CAD की, ठीक है। अब आपको बता देता हूं, ओवरऑल जब भुगतान संतुलन होता है, ये तो हो गया आपका CAD वाला, ठीक है, करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का भी ऐसे ही होता है। तो इन दोनों को जब काउंट करते हैं तो क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आ जाती है पूरी कंप्लीट। ये क्लियर है सबके पास? ठीक है।